और अल्लाह अल्लाह भैया कैसन बा। मजा में। क्या सुसु करने जा रहा हूँ, जाके आ जाओ क्या। कॉपी दूसरी लेके आ गया, जा ले लिया बेटा। मुझे लगा सुसु दूसरी करे अभी दोबारा जाके। कंफ्यूज हो गई, सुसु दूसरी कैसे हो सकती है। कंफ्यूजन देखो कितना भयंकर हो जाता है ना कभी कभी। और उसको डाउट के चक्कर में हम परेशान होते रहते हैं कि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं ही बेवकूफ हूँ। कभी कभी समझने का तरीका भी गलत हो सकता है, तो इसलिए अपने तरीके को सही रखना। आराम से आना, धीरे धीरे, गिरना मत। नहीं, कई बार हम नर्वस हो जाते हैं ना। मेरी क्लास के अंदर मतलब जैसे बचपन में टीचर आ गया, एंटर कर गया और अपन भागते हुए आ रहे हैं। नर्वस नर्वस हो तो भीड़ होती है काहे की। क्यों? अच्छा, आगे बैठने की जगह। देखो, सत्ता की लड़ाई तो हमेशा से चली है। और इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है और कोई वही मतलब सॉल्यूशन नहीं है। ये संघर्ष सदियों से चला है, चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जिन्होंने भी रोकने के प्रयास किया वो खुद ही उड़ गए। मान लो कोई आपको आके समझाया कि बेटा नहीं है, कब तक? एक दिन जबरदस्ती आप चलो सुन लोगे, दूसरे दिन सर मेरे को नहीं दिखता पीछे से, सर नहीं आता समझ में, सर मैं तो आगे बैठूंगा। कहा बैठ, हाँ सर, यस कमीन। तुम धीरे धीरे गिर जाओगे बेटा। तू ही गया था ना जो सुसु दूसरी करके आ गया था, यही है ना, आ गया ना। चलो, पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। प्लेट का एक्सपेरिमेंट हो गया था ना। अब एक मिनट रुको, पहला सवाल आराम से सुनना है, टेंशन नहीं लेनी है ना। पहला सवाल ये था कि भाई बॉन्ड क्यों बनता है, आंसर था स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। दूसरा सवाल था कि स्टेबिलिटी कैसे आती है, ऑक्टेट कंप्लीट करके। जब ये डाउट आया तो हमें पता लगा कि नोबल गैस भी कंपाउंड बना रही थी, तो इसका मतलब नोबल गैसेस कंपाउंड बना रही है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करना स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है, कुछ और भी है। स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया कुछ और भी है। अब वो क्राइटेरिया क्या है वो हमें समझना है। क्या बोला, जल्दी बताओ। वो क्राइटेरिया क्या है वो हमें समझना था। तो वो क्राइटेरिया होता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि अगर कभी भी कोई एनर्जी को रिलीज करता है सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या होता है सुनना जरा। जैसे मैं इस चौक की स्टडी करूंगा तो मेरे लिए चौक क्या बन गई, सिस्टम। अगर मैं आपके इस बोर्ड की स्टडी कर रहा हूं तो बोर्ड क्या बन गया, सिस्टम। सिस्टम किसे कहते हैं बताओ, जिसकी स्टडी करते हैं। सिस्टम किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। सिस्टम किसे कहते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। अगर सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये बात क्लियर हो गई। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप जो है, आपको मैंने 10 दिन तक खाना पीना कुछ भी नहीं दिया, एक जगह चुपचाप बिठा दिया, है ना। खाना से होता क्या ये समझना। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में खाना पचता है, डाइजेस्ट होने के बाद उसकी एनर्जी बनती है, ये तो पता होगा ना। वो एनर्जी ब्लड में डिजोल्व हो जाती है। तो आपने एक तरह से जब खाना खाया तो आपने क्या खाई, एनर्जी गई अंदर, है ना। अब आप मान लीजिए आपने बढ़िया काजू बादाम जो है वो खाना वाना खा लिया, एक केस, और दूसरा केस है आपने 10 दिन से कुछ नहीं खाया। दोनों केस को हम स्टडी करते हैं। एक केस तो ये था कि जिसमें मैंने आपको काजू बादाम हलवा पूड़ी खीर सब खिला पिला के बिठा दिया, और सब कुछ खिला पिला के बिठाने के बाद मैंने आपसे बोला यार कहीं जाना मत, मैं आधे घंटे में आता हूं। अब आप सोचो, आप इतना सब कुछ ठूस ठांस के बैठे हो, तो क्या आप एक जगह बैठोगे, आप सोचोगे थोड़ा वॉक ही कर लेता हूँ जब तक सर आ रहे, बिल्डिंग घूम लेता हूँ, देख लेता हूँ कैसी है, आसपास देख लेता हूँ कुछ अगर दिख जाए तो, है ना। है ना, तो यही होता है चीज।
तो अपन क्या करते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं। अब जैसे ही मैं आया, मैंने देखा कहाँ गया ये, मैं गया, पता चला इधर उस तरफ कोने में जो है वो गली में घूम रहा है। इधर गया उधर तो पता लगा दूसरी गली घूमने लग गया। तीसरा आया तो पता लगा द्रोणा के ऊपर छत पे जाके बैठा है मस्ती से। चौथी बार आया तो पता लगा सड़क पे ही पड़ गया नींद के मारे। कई बार तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है, कोई अगर कह देगी यहीं लेट जा, लेट सकते हैं। हाँ बेटा पक्का। थैंक गॉड सर, आपने मेरी टेंशन मिटा दी। बहुत थका हुआ था सर, सोचा थोड़ा झपकी ले लें, क्योंकि 90% लोग यही करते हैं। ठूसने के बाद अजगर याद आता है उनको, बट ठूसते भी इतना सारा है ना कि बेचारा ये मना करने लगता है कि रुक जा, ये बाहर ही आ जाएगा अब कंट्रोल। तो बोलते हैं हम रुक जा, तेरा काम मैं कर दूंगा। पलंग पे जाके ऐसे ऐसे लौटते हैं सब, यूं अजगर भी शर्मा जाता कई बार। तो मैस के खाने को गाली भी देते हैं, पॉइंट समझ, क्या खाना बनाया है, फिर भी खा जाते हैं 10 रोटी। मैस वाला देखते रहता, साले गाली दे रहा, फिर तो 2 रोटी खा के उड़ जा रहा, 5 रोटी क्या खा रहा मेरे, फिर भी निकल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो खाना खाया तो एनर्जी बनी। अब ध्यान सुनना, तो जब मैंने आपसे कहा कि यहाँ रहना और मैं वहां आया तो आप वहां नहीं थे, इसका मतलब आप एक जगह नहीं हो। एक जगह नहीं हो मतलब स्टेबल नहीं हो, आप इधर उधर मूवमेंट कर रहे हो। इसकी जगह दूसरा केस, अगर 10 दिन से आपको खाना पीना नहीं दिया गया बिल्कुल, और आपको बिल्कुल ऐसे मरियल अवस्था में एक जगह बिठा दिया और बोला मैं आ रहा हूँ हिलना मत, तो मैं जब वापस आऊंगा तब आप कहाँ होगे, वहीं पड़े हुए मिलोगे। तो एक जगह थे और वहीं रहे तो स्टेबिलिटी है। तो यानी कि एनर्जी अगर दे रहे हैं हम सिस्टम को, तो वो अनस्टेबल हो रहा है, वो मूवमेंट कर सकता है, इधर उधर जा सकता है। और अगर एनर्जी नहीं दे रही है तो स्टेबल है, एक ही जगह रहेगा। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, स्टेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, कि अगर कोई सिस्टम एनर्जी को रिलीज करेगा तो वो क्या होगा, स्टेबल। अगर कोई सिस्टम एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा तो वो क्या होगा, अनस्टेबल। यहां तक कोई डाउट, सिंपल है। अब जब 2 एटम एक दूसरे के पास आते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं। जब ये पास आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, और साथ ही साथ ये अट्रैक्ट भी करेंगे। देखो अगर मैं इसको ए एटम मान लूं, इसको बी एटम मान लूं, तो ये आपका ई ए हो जाएगा, ये ई बी हो जाएगा, ये एन ए हो जाएगा, एन बी हो जाएगा। आया ना। तो आप देख सकते हो कि ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, पक्का। लेकिन ये इसको क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। नहीं आया समझ में, पक्का, सच बोलो। तो जब भी 2 एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होता है। लेकिन फिर भी अगर ये पास आ रहे हैं तो इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है। ये आपका एक कर्व होता है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, 0। यहाँ पर एनर्जी पॉजिटिव है, यहाँ एनर्जी नेगेटिव। ये डिस्टेंस लिया है यहाँ पे। अब ये अगर मैं इनफाइनाइट लिखता हूं यहाँ पे, तो आर इनफाइनाइट है ये क्या है, अगर ये आर इनफाइनाइट है, सोचो अगर ये आर इनफाइनाइट, इसका मतलब इनफाइनाइट है, दूर दूर है, यानी कि अभी पास नहीं आए। अब ये दोनों एक दूसरे के पास आए अगर एटम, तो क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन ज्यादा या रिपल्शन, अगर पास आएंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तभी तो पास आएंगे। अगर वो पास आ रहे तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा है तो डिस्टेंस कम हो रही है। देखो इधर एक सवाल, पास क्यों आएंगे, अट्रैक्शन ज्यादा इसलिए पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं इसका मतलब बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं या स्टेबल होना चाह रहे हैं। अच्छा स्टेबल कब होंगे, जब एनर्जी रिलीज करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे, रिलीज। अगर कोई एनर्जी ज्यादा रिलीज कर रहा है और कोई कम रिलीज कर रहा है तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा रिलीज एनर्जी का साइन सबको पता है क्या होता है, नेगेटिव। रिलीज एनर्जी हमेशा क्या होती है, और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी क्या होती है, ये क्लियर है सबको, ये साइन क्या है। अच्छा दोबारा समझता हूं, ये 2 एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एटम पास आ रहे हैं क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, पास क्यों आ रहे हैं क्योंकि बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनने से क्या होगी, स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी कैसे आती है? एनर्जी रिलीज करे। तो अगर मैं पास ला रहा हूं तो इस पॉइंट पर भी पास आ रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, इस पॉइंट पर भी पास आ रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, इस पॉइंट पर भी पास आ रहा है और एनर्जी किस पॉइंट पर मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो रही है? हाँ, थर्ड वाले में मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यानी कि मैक्सिमम स्टेबल यही होगा। तो यानी कि यहां पर जाकर के वो क्या बनाना पसंद करेगा? बॉन्ड। और इसको हम क्या कहेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। क्या कहेंगे? ये वाला पॉइंट जो है, और ये जो डिस्टेंस आई इसको क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ। और जो एनर्जी रिलीज हुई इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो एनर्जी रिलीज हुई उस ये एनर्जी रिलीज, इसको क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी। तो यानी कि बॉन्ड बनने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहा जाता है? बॉन्ड एनर्जी। दोबारा बोलो, बॉन्ड बनने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दोबारा सुनेंगे हम। ये पास आए, क्यों आए? क्योंकि बॉन्ड बनना था। बॉन्ड बनने से क्या होता है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे आती है? एनर्जी रिलीज। इस पॉइंट पर भी रिलीज है, इस पे भी रिलीज है, इस पे भी रिलीज है, क्योंकि इनका साइन नेगेटिव आ रहा है। रिलीज एनर्जी का साइन नेगेटिव होता है। तो अब बताओ क्या होगा? हाँ, किस पॉइंट पर बॉन्ड बनना पसंद करेगा? इस वाले पॉइंट पर बॉन्ड बनना पसंद करेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? इस पॉइंट पर आकर के बॉन्ड बनना पसंद कर रहा है, तो मैक्सिमम एनर्जी यही निकली, इसलिए इस पॉइंट का नाम क्या बन गया? बॉन्ड फॉर्मेशन। इस डिस्टेंस का नाम क्या हो गया? ये जो एनर्जी रिलीज हुई इसका नाम क्या हुआ? बॉन्ड एनर्जी। अब इससे ज्यादा पास लेकर आओगे तो क्या होगा? रिपल्शन। कौन सा रिपल्शन? न्यूक्लियस न्यूक्लियस का। ये जैसे यहां तक आए, अब आपने कहा मैं तो और पास लाता हूं, ओ पास लाते ही धक्का पड़ने लगे। तो मैक्सिमम पास आने की जो लिमिट है वही बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट है। क्लियर? तो इस तरह से ये बॉन्ड बनता है जो हम बनाते हैं। ये दोनों पास आके इस तरह से ये एक एरिया बनेगा, जो ये बॉन्ड बना है। क्लियर? ये एरिया, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? तो अब मुझे एक बात बताओ, जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? रिलीज जो होती है उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं कि एंडोथर्मिक? अगर मैं आपसे कहूं कि अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या बोलोगे आप? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ या ना? स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगा? घटेगा। अच्छा, दूसरा एक स्टेटमेंट आपसे बोलेगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक या एंडो? तो आप क्या बोलोगे? एक्सोथर्मिक। और बॉन्ड ब्रेकिंग पूछेगा तो? एंडोथर्मिक। कुछ भी नहीं आया समझ में? हाँ, सच बोलो। तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा एक्सोथर्मिक और बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगा एंडोथर्मिक। क्लियर सबको? हाँ तो बोल दिया करो। पक्का? अब सुनो एक खास बात। अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज मोर स्टेबल? कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल है? H2। तो इसका रीजन है कि यही बॉन्ड बन रहा है, जहां बॉन्ड बनेगा वही एनर्जी रिलीज होगी, वही स्टेबल होगा। ये जेई में आप सवाल है, देखो 1 मिनट में हो गया आपसे। क्यों? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो। आप समझ बात को? कॉन्सेप्ट क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है? ये सवाल समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? पक्का? नोट करो इसको पहले। नोट करते समय डाउट नहीं बताते ना।
हेडिंग क्या है? हेडिंग कुछ नहीं है, कनेक्टिविटी है कल वाले लेक्चर से। आर डिस्टेंस है बेटा, दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी, पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी भाई। रुक ना भाई, डरा मत यार, रुक रुक। डराना चाहता है मुझे? लिख लें, मेरा तरीका सुन लो। देखो, पहले मैं लिखने के लिए देता हूँ, फिर उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद आपसे बोलूंगा डाउट पूछो, फिर मैं डाउट पूछोगे, फिर मैं डाउट बताऊंगा, फिर जब समझ में आएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। इसलिए बिल्कुल पेशेंस रखो आप, कोई टेंशन नहीं है। आईआईटी जेईई के लिए 2 साल है हमारे पास, हमें हर चीज ढंग से समझनी है। जल्दी जल्दी भाग के आगे पढ़ जाओ तो फायदा नहीं है। धीरे धीरे सीख के जाओ आगे आराम से, पर चलते रहो। ठीक है?
तो पैटर्न समझ में आ गया। अच्छा, लिखते समय डाउट इसलिए नहीं बताते कि जैसे आपको तो लगता है मेरा डाउट बता दो आप, तो ठीक है। आपको पता है एक स्टडी क्या बोलती है कि जो डाउट आपको है ना, एक पूरी क्लास में कम से कम 20% स्टूडेंट्स को है। अब आपने तो क्या सोचा कि मैं तो लिख रहा हूं, आप बगल वाला लिख रहा है, मेरा डाउट बता के मुझे तो फ्री करो, मैंने तो लिख लिया, आई एम द इंटेलिजेंट। तेरे को बता दिया, थोड़ी देर बाद दूसरे ने खड़ा होकर वही बोला, सर डाउट। मैं बोला, मैंने कहा अभी तो बताया था। नहीं सर, वो तो मैं लिख रहा था, मुझे क्या पता इसने ये पूछा, मैं तो अपना डाउट पूछूंगा। ठीक है, अब क्या फायदा हुआ तेरा जल्दी पूछने का? तुम दोस्त निपट के, तीसरा पीछे वाला खड़ा हुआ, सर एक डाउट है। मैंने बोला हाँ बेटा बोलो। सर ये बता, तीसरा भी वही पूछा जो उसने पूछा। अब क्या फायदा हुआ जल्दी बताने का? ट्रिपल टाइम वेस्ट हुआ। इसके बजाय एक सिस्टम है, लिखने के लिए बोला, सबने लिखा, उसके बाद जब सब लिख गए तब चुप हो गए, फिर एक एक को पूछा डाउट बताओ। जब एक बच्चे ने डाउट पूछा तो सबने सुना, जिसका वो डाउट था वो भी खत्म हो गया, तो उसके अलावा कोई और डाउट होगा वही आएगा, तो जल्दी भी खत्म होगा और सबका डाउट भी क्लियर होगा और सब एक दूसरे का डाउट सुन पाएंगे। तो हमें पता भी लगेगा कि हमारे जो दुश्मन है वो कैसे सोचते हैं। दुश्मन ही है, सब दुश्मन हो आपस में एक दूसरे के। पड़ोसियों को देख लो, ये दोस्त नहीं है। आईटी में अगर आपने दोस्ती समझ ली तो फिर तो बेवकूफ हो तुम, दुनिया के सबसे बड़े। दुश्मन है साला, हमारी सीट पे कब्जा करने आया है। अभी तो बोला था सत्ता की लड़ाई है, अब तुम साले आईटी में सत्ता की लड़ाई नहीं समझ पा रहे। तो भाई ये सीटों की लड़ाई चल रही है, इस पे बैठ गई, फर्स्ट रैंक आ गया। ये आगे बैठने की इच्छा क्यों थी? क्योंकि समझ में आए। समझ में आए तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस आए। कॉन्फिडेंस आए तो क्या होगा? होमवर्क बन जाए। होमवर्क बन जाए तो क्या होगा? सिलेक्शन हो जाए, रैंक आ जाए। यही तो चाहते हो। तो अल्टीमेट गोल जब वहां है और संघर्ष यहां है, तो किससे है? इन्हीं से तो है, तो दुश्मनी तो वही है। नहीं, यही बात समझ में। आज जीवन का कितना बड़ा सत्य पता चला आपको। बताओ मैं कितने सारे दुश्मनों से घिरा हुआ हूं। मुझे पता ही नहीं था दोस्त के रूप में मैंने दुश्मन पाल रखे हैं। और सच भी है, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन में अगर ऐसे दोस्त हैं तो आपको दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारी सीट के लिए लड़ रहा है। भाई दोस्त तो होता है कि तू सेलेक्ट हो गया, मैं भाई मेरा सिलेक्शन तू ले ले। होगा ऐसा? नहीं होगा ना? अरे नहीं होगा, चला जाएगा वो। 1 साल पढ़ने के बाद तुमको कॉल भी नहीं करेगा। क्या? हम द आईटीएन स्टैंडर्ड वालों से ही बात होती है मेरी। और आपको बहाना क्या लगाएगा? भाई टाइम ही नहीं मिलता है यार, मैं करता हूँ कॉल तेरे को, अभी एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है। पहली बार में तो फोन उठेगा तो ये बोलेगा, दूसरी बार तो फोन ही नहीं उठेगा। नौकरी लगने के बाद तो फोन डिलीट ही कर देगा तुम्हारा नंबर ही। बोलो क्यों? बोलो पैसे मांगेगा वाला फोन करते ही। इतने दुश्मन हो बताओ अब आप। तो इसलिए सबसे पहले अपनी आईटी की सीट सिक्योर करो, दोस्ती बाद में निभाना। समझ में आई बात? हो एक और बात जिंदगी में याद रखना मेरी, पूछो क्या? हमारी फीस हमारे बाबूजी ने दी है, इसकी फीस इसके बाबूजी ने दी, इसके बाबूजी ने हमारी फीस नहीं दी है। इसका मतलब क्या है? सिलेक्शन तो हमें लेना है। जैसे आप ये एटीट्यूड दिखाओगे आपको सिलेक्शन लेना, देखना आपकी दोस्ती की असलियत खुलने लग जाएगी, तो आपको वो भी ऐसे ही ट्रीट करेगा। अभी आप दोनों की पक्की दोस्ती क्यों होती बताओ? क्योंकि दोनों नहीं पढ़ना चाहते। भाई चल रहा है यार, हाँ भाई चल यार, सर आ रहा यार, आप तो पार्टी करते हैं। 20 रुपए वाली पार्टी, 20 रुपए वाली पार्टी कैसे होती है बताओ? 5 रुपए का लेकर आओ, पागल के पेटीज चुप। 5 रुपए का पार्ले जी लेकर आओ, 5 रुपए का मैगी लेकर आओ, 10 रुपए खत्म हुए, 5 रुपए की कटिंग चाय आधी आधी कर लो। और 5 रुपए जो बताए माउथ फ्रेशनर के लिए होते हैं, उसके लिए आप क्या खरीदो? सेंटर फ्रेश चिंगम खरीदो। ठीक है, आफ्टर पार्टी है ना, माउथ फ्रेशनर होना चाहिए। और 5 रुपए की आपकी छोटी सी नमकीन पैकेट आती है। अब देखो, आप सबसे पहले चाय पिया, बिस्कुट खाए, पेट भर गया, फिर मैगी हुआ आधा आधा खिलाया, पेट भर गया, फिर उसके बाद आपने क्या खिलाया बताओ? नमकीन भुजिया आधी आधी खिलाई, पेट भर गया, और लास्ट में माउथ फ्रेशनर।
₹20 हुआ है बुड़बक। अबे चाय 2 काउंट कर ली तूने, मैंने कहा था एक चाय कटिंग करा दिया दी। बेवकूफ है क्या, पूरी चाय पिलाएगा क्या? दिमाग खराब हो गया इसका। ₹5 मैगी, ₹5 नमकीन, ₹5 चाय और ₹5 सेंटर फ्रेश चिंगम। आगे देखो चलो। है? अगली बार काम नहीं आएगी तेरे मैनेजमेंट। अगली बार भी ₹20 खर्च करेगा क्या? अगली बार ₹18 काम चलाएंगे। ऐसे आईटी कैसे बनोगे वे आईटीएन? वो ऐसे लोग जिस कंपनी में जाएंगे बर्बाद कर देंगे उसको, प्रॉफिट में लाने की जगह घाटे में लाएंगे उसको। तो वही है ना जो सुसु के बहाने। हाँ भाई, तू कह रहा था सुसु दूसरी कर आया मैं। चलो चलो चलो, मजाक कर रहा था। कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को कृपया व्यक्तिगत ना लें। यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं। अब समझना इसको। लिख लिया सबने? सवाल को समझते हैं सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज मोर स्टेबल। अब देखो डाउट क्या है। यहां पर आप देखोगे तो इसके अंदर भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, डिप्लेट H- आ गया 1s2, और इसमें भी आपका कुछ है ही नहीं बेचारे में, ये H2 भी बॉन्ड बन गया। तो मेरा डाउट ये है कि अगर मैं ऑक्टेट समझता तो ये भी स्टेबल आता, अगर मैं इसको समझता तो ये भी स्टेबल आता। पर अब डाउट है कि ये ज्यादा स्टेबल कि वो ज्यादा स्टेबल। तो जहां बॉन्ड बनते हैं वहां एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, अभी बताया था, क्योंकि बॉन्ड बनता है इसीलिए कि स्टेबिलिटी गेन हो। तो बिना किसी डाउट के जहां बॉन्ड दिख रहा है वही ज्यादा स्टेबल है। और इसी तरह का एक सवाल और आता है। एक मिनट, कोई डाउट था तेरे को, पूछो। सर जब सर उसमें एनर्जी रिलीज बहुत हो गई है सर, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी उसी में क्यों है? हाँ उसी में तो होगी जहां एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी। तो ये H2 किस पॉइंट पर बना होगा? यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आगे और कोई डाउट किसी को? हाँ बोलो। इनफाइनाइट से पास आ रहे हैं, पास आते आते कोई जरूरी नहीं है, अट्रैक्शन ही तो हो रहा है। अट्रैक्शन जब भी होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। जब वो बहुत पास आके फिर आप उसको तोड़ोगे तो एंडोथर्मिक होगा, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन कहां गया वो था एक्सो, और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दोगे फिर वो होगी एंडोथर्मिक, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, हाँ सेम होगी वो, क्योंकि जितनी एनर्जी आपकी निकली उतनी दोगे तो टूट जाएगा वो। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों क्या होती हैं? बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? दोबारा बताओ मेरे को। ऐसे ये बॉन्ड बना, ये बन रहा है ना बॉन्ड, ये जब बॉन्ड बना तो यहां से एक्स एनर्जी निकली, अगर ये एक्स एनर्जी वापस दोगे तो क्या होगा? ये बॉन्ड तो बराबर ही तो ये दोनों। एक सवाल और आया था, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, 4 मॉलिक्यूल दिया है। मैं स्ट्रक्चर इनकी बना के दिखा देता हूं कि कैसे हैं ये। दिख रहा है? यहां देखो अगर आप, तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये एक बॉन्ड है, ये 3 है, 5 है और ये 7 है। हाँ या ना? दिमाग की बत्ती जलाओ थोड़ी सी। सबसे ज्यादा बॉन्ड कहाँ है?
अब क्वेश्चन पूछा ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब समझना, टेम्परेचर दो और तोड़ दो। जो जल्दी टूटा वो कम स्टेबल, जो देर से टूटा वो ज्यादा स्टेबल। अब बताओ क्या हुआ? टेम्परेचर दो और तोड़ दो, बताओ समझ रहे हो? अब सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी? आप बताओ बेटा, कोई भी बता दो, ऑर्डर बताओ इसमें। ये ऑर्डर कितने एग्री कर रहे हैं? ये ऑर्डर है? सोचो सोचो, हाथ नीचे, बिल्कुल सही ऑर्डर है। पूछो क्यों? देखो यहाँ एक बॉन्ड बन रहा है Cl से, तो इसको तोड़ने के लिए X एनर्जी चाहिए, अगर तो यहाँ तो ज्यादा ही चाहिएगी ना, यहाँ और ज्यादा चाहिएगी, यहाँ और ज्यादा चाहिएगी। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा एनर्जी तोड़ने के लिए चाहिए होगी। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा फिर? हाँ, तो स्टेबिलिटी ज्यादा इसी की तो हुई, क्योंकि इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। भाई एक बात होता है, एक दीवार तेरी लात से टूट गई और एक तो 10 लात मार दी तब भी नहीं टूटी, कौन सी दीवार ज्यादा स्टेबल है? तो फिर ये है ना सबसे ज्यादा स्टेबल, इसमें ज्यादा एनर्जी लगी ना। नहीं आया समझ में? पक्का? एक मिनट रुको, समझ में आया नहीं आया? यही एडवांस का सब्जेक्टिव सवाल था ये, PYQ, जो आपके फेवरेट सवाल होते हैं। एडवांस का सवाल कर लिया आपने बैठे बैठे, जबकि आज अभी दूसरे लेक्चर है। एक सवाल ये हो गया आपसे, एक सवाल ये हो गया। अब सोचो अगर मैं आपको ये नहीं पढ़ाता अभी कि लुईस, ये जो एनर्जी रिलीज होती है इससे नहीं होता ये, और मैं डायरेक्ट आपको ऑक्टेट पढ़ा के और ये सवाल पूछ लेता, तो क्या होता? समझ में नहीं आता आपको, क्योंकि आपको यही नहीं पता चलता इसको सोचूं कैसे। थॉट्स का डिफरेंस है मेन। तो वो थॉट आपकी सही होगी अगर कॉन्सेप्ट सही होगा तो। अभी मैंने दिया और आपने खट आंसर दे दिया, क्योंकि आपका डायरेक्शन सही चल रहा था, थॉट सही चल रही थी, कॉन्सेप्ट सही चल रहा था। अगर डाउट भी आया तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर आया कि भाई एनर्जी ज्यादा हुई या कम हुई, ऐसे नहीं आया सर ये H निकलेगा तो क्या होगा। जैसे हमारे डाउट कैसे होते थे हमेशा, उठ पटांग, Cl की जगह फ्लोरीन हो तो क्या होगा? ये 4 ही बॉन्ड क्यों बने, 5 क्यों नहीं बने? ये होता आउट ऑफ द बॉक्स सवाल। मतलब आप मतलब समझ रहे हो, अब एक ट्रेन खड़ी है उससे पूछ लो दिल्ली क्यों नहीं जा रही? भाई क्योंकि मुंबई जा रही है। मुंबई क्यों जा रही है? भाई क्योंकि मुंबई की ट्रेन है। तो दिल्ली की क्यों नहीं है? भाई क्योंकि मुंबई की है। अरे यही तो डाउट है, दिल्ली की क्यों नहीं है? दिल्ली क्यों नहीं जा सकती है? अब लॉजिक कितना उसके पीछे, भाई ट्रेन की पटरी होती है, रेल रोड जहां से जा रही होगी उसी पे जाएगी, अगर इसको दिल्ली लेके चले गए तो बाकी ट्रेनें अफेक्ट हो जाएंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, पूरा सिस्टम हिल जाएगा रेलवे का, पता नहीं कितने एक्सीडेंट होंगे, कितनी ट्रेनें आपस में टकराएंगी। तो जो ये डाउट पूछ रहा होता है और जो बता रहा होता है उसके मन में क्या चल रहा होता है? मतलब आप सोचो ना, आप जाके पूछ लो रेलवे वालों से ये डाउट, तो रेलवे वाले तो बेचारे कहे कि हम क्यों बैठे हैं, ये सब बेकार है, इतना सब कुछ सिस्टम है, जो तू ही चला ले जा ट्रेन, चले ड्राइवर तू ही बन जा, ले जा दिल्ली उठा के। ये अभी भी खिलौने वाली ट्रेन चल रहा है जो इधर से नहीं चला के दीवार पे चढ़ा दी। ऐसे टीचर के साथ होता है, बेचारे के साथ, जब इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बता रहा होता है हमारे डाउट ऐसे आते हैं ना, तो बेचारा टीचर सोचता है तू ही पढ़ा ले, फिर या फिर उसके बाद दूसरा हथियार होता है। नहीं नहीं, एक्सेप्शन नहीं बोलेगा वो फिर एक ही बात बोलेगा, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। तब हमें बुरा लगता है, ऐसे किसी बोल दो मेरे को डिमोटिवेट कर दिया। अबे तो डिमोटिवेट नहीं किया, सच्चाई बताइए, सच्चाई बताने में डिमोटिवेट करने में डिफरेंस होता है। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा कि रेलवे इतना बड़ा तंत्र है, सिस्टम है, उसके अंदर बेचारी ट्रेन नहीं जा सकती दिल्ली वाली बॉम्बे, और तू पड़ा हुआ उसमें लेके जाओ साले इसको, क्यों नहीं जा रही? आप मेरा डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे हो। टीचर इस केपेबल नहीं है मेरे डाउट बताने के लिए। मम्मी मैं जहां आपने मेरा एडमिशन कराया वो टीचर केपेबल नहीं मेरे डाउट्स बताने के लिए। पूरा रेलवे सिस्टम ही हिला दिया तेने। इसीलिए थॉट्स क्लियर होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, डाउट्स अपने आप क्लियर कट आते हैं, कभी आप डेविएट नहीं होते हैं डाउट से। अब जैसे रेलवे का सिस्टम आपको पता है तो आप पता है क्या पूछोगे, अच्छा ये दिल्ली जाएगी तो कौन कौन से स्टेशन पे रुकेगी बीच में, वैलिड डाउट है। अब वो बताएगा कि भैया ये अच्छा कितनी बजे उतरेगी, ये भी वैलिड डाउट है।
तभी वो बता देगा भैया इतनी बजे पहुंचेगी। समझ बात हो? तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट के अंदर के डाउट आने चाहिए, यही थॉट्स डेवलप करनी है 11वीं में। 11th क्लास इसीलिए हम क्या बोलते हैं, बेसिक फाउंडेशन, फंडामेंटल क्लास, जो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगी। तो ये क्लियर कब होंगे, जब आप रेगुलर क्लासेस में आएंगे। ठीक है, आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारा पढ़ रहे हैं हम, यही जरूरी है। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? बढ़ा दो। अब देखो अगला टॉपिक, कोवेलेंसी। क्या नहीं लिखा थी क्या? बोलना तो चाहिए। हो गया भाई, जल्दी लिखो यार। क्या नहीं आया बेटा इसके अंदर, बताओ, खड़े हो। ये ऐसे नहीं, कहा ब्रेक नहीं होता, यहां देखना है कि इसमें कितने बॉन्ड दिख रहे हैं। ये सीएल के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, देखो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, कितना हुआ टोटल, 2, यहाँ एक 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इस सीएल में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 7। यहाँ देख के बता कितने बन रहे हैं, 5, 1 2 3 4 5। यहाँ कितने बन रहे हैं, यहाँ कितना बन रहा है। तो ज्यादा बॉन्ड बने होंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ज्यादा एनर्जी जिसको तोड़ने में लगेगी वो ज्यादा स्टेबल ही तो हुआ। नहीं आया था? और किसको डाउट? हाँ, रिपल्शन मतलब, हाँ, आगे बढ़े। कोवेलेंसी क्या बोला? कोवेलेंसी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ बाद में लिखना, इधर देखो पहले, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेशन स्टेट। अभी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन को, कॉन्फ़िगरेशन तो आता होगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उस समय
जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा उसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट, और अगर एक्साइट कर रहे हैं तो उसे कहते हैं एक्साइटेशन स्टेट। मैं अभी सिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने क्लोरीन का लिखा, तो ये लिखा 3:3p5, ये 3D ऑर्बिटल खाली होता है उसमें, आया ना। अभी आपने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो कितने दिख रहे हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन पता है सबको, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा जो पेयर्ड नहीं है, इसे क्या कहा जाता है, अनपेयर्ड। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोबारा बोलो, एक है। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसी की कोवेलेंसी कितनी हो गई, एक। अभी तो एक ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब मेरा सवाल समझना, एक्साइटेशन किसे कहते हैं और कब होता है, दोबारा से बोलेंगे, एक्साइटेशन किसे कहते हैं और ये कब होता है। ध्यान सुनिएगा, हमारे घर में हम बैठे हैं, अपना घर है, मस्ती से कमरे में पढ़ रहे हैं, मन किया उठ के बालकनी में चले गए, मन किया छत पे चले गए, मन किया दूसरे कमरे में जाके पढ़ रहे हैं, मन किया जहां पलंग पड़ा है वहां जाके लेट के पढ़ रहे हैं, कोई रोक रहा है आपको। अब आपका मन किया पड़ोसी के घर में जाके पढ़ेंगे, आप चले गए उठ के, घुस गए पढ़ने लगे, पड़ोसी ने आएगी कहा है, बोला आईटी का तैयारी करने डिस्टर्ब मत कीजिए। पड़ोसी क्या करेगा, आपको पकड़ेगा, इसे बाहर फेंक देगा उठा के, आगे ना। मतलब अब समझे आप, एक्साइटेशन अपने ही घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में अगर कर रहे हो आप तो हो जाएगा, क्योंकि वहां पर किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप किसी घर से दूसरे के घर पे जाओगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट आ जाती है, और अगर आपको पता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट आ गई तो सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल। अभी बताया ना, अभी क्या बताया आपको, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिक्वायर्ड करेगा तो क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल। एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या होगा, मंडी सामने रखना भाई सब लोग, हाँ यार बोलो तो सही यार। यहाँ पर आप मुझे बताओ, ये शेल दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, सेम शेल है, अलग अलग है, एक ही घर है, अलग अलग है, एक ही घर है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो यहां पर अगर आपको मैं ये एक्साइटेशन कराऊं तो क्या ये सही है क्या, इसे क्या कहेंगे हम, फर्स्ट एक्साइटेशन। एक और एक्साइट कर दिया, क्या कहेंगे इसको, ये मेरा सवाल है, क्या ये एक्साइट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये चेक करो। एनर्जी तो अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करते हैं, क्या इसके अलावा और कोई एक्साइटेशन हो सकता है क्या, क्या इसके अलावा और कोई एक्साइटेशन हो सकता, तीन, ये तो डब्बा वाला है, यहां से है ना एक एस से, क्या ये एक्साइटेशन हो सकते हैं क्या, दोबारा सुनना कैसे किया मैंने, यहां से एक इलेक्ट्रॉन था वो ले गया यहाँ पे, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखे, तीन। बाद में लिखना भाई, बाद में मुंडी ऊपर, यहां से अगला इलेक्ट्रॉन लेकर गया, देखो ये वाला यहां ले गया, कितने हुए, पांच। कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, पक्का, नहीं, क्या यहाँ से भी एक्साइट हो सकता है, हाँ। अब आप कभी ये मत सोचना सर ये इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी कहाँ से लाएगा, अबे खुद की एनर्जी होती है, तुम उठ के जाते हो तो भूखे प्यासे हो तब भी चले जाते हो ना उठ के, अपनी इंटरनल एनर्जी होती है ना सबके पास। मान लो तुम्हें 10 दिन से पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, तब भी थोड़ा तो चल ही पाओगे। हाँ ये अलग बात है कि 1 किलोमीटर बोलूंगा तो नहीं चलोगे, तो इसी तरह से यहाँ से दूसरे के पास जाओगे तो नहीं जाओगे, बट अपने घर में अपने कमरे में तो हिल डुल सकते हो, उसको क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। अच्छा अब सोचो आप,
यहां से यहां जा सकता है कि नहीं जा सकता, सोचो। यहां से यहां जा सकता है क्या? क्यों? शेल। तो एक्साइटेशन कब कब होगा, ये समझ में आया? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, काउंट करो, अगर अपन काउंट करें तो 1 3 5 7। तो इसकी जो कोवेलेंसी है वो बताओ। 1 3 5। यानी कि क्लोरीन कितने कितने बॉन्ड बना सकता है? एक बॉन्ड भी बना सकता है क्लोरीन, 3 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है। इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें यही बना रहा था वो। पहला वाला मॉलिक्यूल में देखो Cl एक बॉन्ड बना रहा है, दूसरे वाले में वो 3 बॉन्ड बना रहा है, फिर वो 5 बॉन्ड बना रहा है, फिर वो 7 बॉन्ड बना रहा है। आया ना? नहीं आया सब? पक्का? कोवेलेंसी किसे कहते हैं, कुछ कुछ समझ में आया? और जितनी कोवेलेंसी होती है वो उतने बॉन्ड बना सकता है। अभी नोट करो फिर डाउट लेंगे। हाँ भाई, चैट भी देख लीजिए, हमें भूल गए नहीं भूले भाई, रूल फॉलो कर रहा हूं मैं बस। रूल फॉलो ये था कि पहले नोट करेंगे फिर डाउट बताएंगे। अब जतिन आप बता दो क्या डाउट है, बताओ जतिन जी, आपने कहा रिपीट कर दीजिए। अब ये मैं डाउट उस समय लेता, मैं तो ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूं ना। अब मैं जबरदस्ती आपके डाउट को पहले पढ़ूं फिर बोलूं, फिर जतिन जी की तारीफ कर दूं, जतिन जी की तारीफ करके उनको चाय कॉफी पूछूं, फिर उनके लिए नाश्ता लेकर आऊं, फिर उन्हें बोलूं कि नहीं साहब डिनर भी कर लीजिए, ऐसा? डाउट क्लियर हो तो गया तेरा अपने आप ही, वो तो सिस्टम में अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। मजाक कर रहा था यार। हो गया?
देखो कुछ नहीं पढ़ा इतना आप ऐसे हर चीज को इतना मतलब ऐसे स्ट्रेसफुल मत लिया करो यार, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, तो हंसी आएगी बाद में आपको ये खत्म होगा तो। अब वो चैटिंग में लिख रहे हैं सर एक बार और बता दो सर ये क्या होता है सर, ये अरे कुछ भी नहीं हो रहा। कोवेलेंसी क्या होती है? मैथ से सिंपल, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेशन स्टेट। ईएस का फुल फॉर्म भी लिख लेना, पता लगा बाद में भूल गए क्या होती है ईएस, मतलब एक्साइटेशन स्टेट। क्या होता है? एक्साइटेशन स्टेट। अब देखो तो कोवेलेंसी होती है एक्साइटेशन स्टेट, क्लियर सबको? अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं आपको। ये रहा सीएल का कॉन्फ़िगरेशन लिखा 3:3p5, 3D खाली बड़ा था। दिमाग की बत्ती जलाओ बाप। अभी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्ड बना सकता है? क्या सेम शेल है? शेल अगर सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा कि नहीं होगा? अब जाओ चकदे फट्टे नबते गिल्ली सवेरे जलंधर सामने दिल्ली, समझ में आ रहा तुसी है? पक्का? और लसी तो नहीं चाहिए? और सब ठीक है? और हवा पानी सब ठीक है बाहर? तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइड कर सकते हैं, हाँ या ना? पक्का? यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड किया मैंने तो कितने अनपेड दिखाई दिए, कितने बॉन्ड बना सकता है? ये बात किस किस को नहीं समझ में आ रही कि एक्साइड हो गया? पूछो। अरे स्पिन तो अपने आप ही चेंज हो जाता है ना जब जाएगा तो। इधर कितने बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है क्लोरीन? यहां से सवाल आएंगे अब अगर समझ में आ गया तो। अब सवाल आप मुझे बताओगे। नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं अपन, 2s2 2p3 है ना? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? बाद में अरे लिखना बाद में, इधर देख के बताओ कितने बॉन्ड बना सकता है? 3। इसके बाद कौन सा शेल आता है? 1s2 2s2 2p6 के बाद 3s। सेम शेल है या डिफरेंट शेल है? क्या इस डिफरेंट में एक्साइट करेगा? पड़ोसी के घर में नहीं जा सकते। कितने अनपेड है? सिर्फ 3। कितने बॉन्ड बना सकता है? अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर कि NCl3 और NCl5 में से कौन एग्जिस्ट करेगा? ये एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं करेगा, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ये शेल चेंज हो गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट 2d ऑर्बिटल। क्या बोले जल्दी बताओ? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट। क्यों 2d ऑर्बिटल? क्योंकि 2d ऑर्बिटल अगर होता है यहाँ पे तो 2d सेम शेल ही होता, सेम शेल में तो एक्साइटेशन हो जाता, सेम शेल में तो एक्साइटेशन। कुछ भी नहीं आ रहा समझ में? पक्का? अगला बताना, जैसे ये पक्का समझ में आया ना? तो अगला बताओ ऑक्सीजन के केस में। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ? तो कितने बॉन्ड बनाएगा? आपसे सवाल पूछा है क्या, कौन कौन इसमें से एग्जिस्ट करेगा? OF2 OF4 OF6। कुछ नहीं समझ में आया? पक्का? हाँ नहीं करेगा। रीजन OF, ये रीजन क्या लिखेंगे? ड्यू टू अगला बताओ, फ्लोरीन को देखना। एक बना सकता है सिर्फ,
ये HOF बना रहा है, लेकिन क्या ऐसे वाले बना पाएगा जैसे क्लोरीन ने बनाए थे? 3 5 ये सब क्यों? आया ना? नोट करो इसको। सॉरी यार, अगली बार से लिख दूंगा। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम? क्या दिख नहीं रहा? ओके सॉरी, पहले बोल देते ना आप लोग, मैं अपने आप इधर लिख देता। मैं बोल दूं कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ खड़ा हूँ, बोलो। कहीं नहीं, आप पूछो। ओ इंटेलिजेंट मैडम, गजब। VAC मतलब होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। कुलेश्वर गुप्ता जी, ड्यू टू AB.OF VAC का मतलब क्या है? OF6 पॉसिबल नहीं हो सकता बेटा, चिरायु। थर्ड क्वेश्चन में फ्लोरीन इतने बॉन्ड नहीं बना सकता ना, क्योंकि उसके पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सक्षम, देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में F जो है वो 3 बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है, तो 3 बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि F के पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। आपकी क्लास कितने बजे खत्म होती है? 8:30? 8:15? 50 ना? पिछली बार मेरे से जल्दी छुड़वा रही थी तुमने। मैंने 8:20 पे छोड़ दिया था, तो बोलना चाहिए ना 8:50 तक क्लास है। तो बताना चाहिए, मैं आज ही छोड़ने वाला था अभी। मुझे 8:20 तक ही याद रहेगा टाइम। हाँ मुझे डाउट ये, मैंने कहा ये क्या हुआ यार। एक ही बात है कार्तिक, डिफरेंस बिटवीन स्टेबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी एक ही बात है। अबे ये ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लिखा हुआ है 4 बार, तो मैंने बोल दिया। बिल्कुल ही क्या, बिल्कुल LKG के बच्चे ही हो गया।
हर चीज एकदम बोर्ड पे लिखी होनी चाहिए। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो क्या अंग्रेजी पढ़ रहे हो? आ गया? कैसे भी डाल दे, तेरी मर्जी हो। तो हुंस रूल क्या होता है? पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, आगे के वैसे आएंगे, तेरी मर्जी हो डाल, तेरे को पता भी नहीं स्पिन क्या है। मिटा दो, मिटा दो। कोई डाउट हो किसी को तो पूछो। 2D ऑर्बिटल। क्या हुआ? एक मिनट चुप था। हाँ हाँ, ये नहीं होता ना। अगर ये होता तो ये एग्जिस्ट करता, क्योंकि यहाँ जगह हो जाती ना फिर, तो ऐसे तो ये एक्साइट हो सकता था यहाँ पे। यही तो मना कर रहा है वो। अभी आ गया ना, बस ठीक। OF5 कैसे करता है? OF5 OF5 परऑक्साइड होता है? अच्छा, सुपर ऑक्साइड होता है OF5? बताओ इसको। नहीं, वो बना रहा है ना। मैंने क्या कहा था, ट्रेन अगर दिल्ली की साले मुंबई ले जाओ, ले जाओ, तुम्हारी मर्जी। साली ट्रेन की पटरी को उठा के ले जाओ। अबे अनपेड इलेक्ट्रॉन करेगा तभी तो 5 बॉन्ड बनेंगे। इसमें कहां से 5 कर देगा तो अनपेड ऑक्सीजन में? देखो, करो ना। वो IF5 होता है। कॉन्फिडेंस लेवल देखो बंदे का। कोई बात है, घबरा क्यों रहा है? गलती तो ये है, गलती तो होती है इंसान से ही है। इंसान तो है कम से कम। तो खड़ा हो, खड़ा हो। एक डाउट और पूछ। घबरा मत, बस बैठ जा। कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को कृपया व्यक्तिगत ना लें। अवल एक्सेप्टाटाइसन जी, एक्सेप्टाटाइसन हो गया। फिर सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोल। पूरा जोर से बोलना तो चुप। एक्सेप्टाइसन हुआ ना, एनर्जी की वजह से नहीं हुआ। हाँ, अपनी देखो, ऐसे समझना पड़ेगा आपको। अपने मन से नहीं होगा वो एक्साइटेशन। जैसे आपको क्या हुआ, लॉटरी, आपके दोस्त का भाई ये लॉटरी खरीद ले, 1 करोड़ की निकलेगी, कंफर्म बोल रहा हूं मैं। लेकिन लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए 2 रुपए तो खर्च होंगे ना आपके। तो आप वो 2 रुपए तभी खर्च करोगे जब आपको उससे प्रॉफिट की उम्मीद हो। तो यहाँ पर ये क्यों एक्साइट कर रहा है बताओ? क्योंकि एक्साइट करने के लिए एनर्जी कम खर्च होगी, सेम शेल है। उसके बाद जब बॉन्ड बनेगा तो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, और बहुत सारी एनर्जी निकलेगी तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ बोलो, आप क्या पूछ रहे थे आप? तुम्हारे पास जो 2 रुपया होता है ना, उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तुम्हारी बॉडी में खाना नहीं खाओगे 10 दिन तक, तब भी आप क्या करोगे, कुछ काम कर सकते हो ना। कैसे? क्योंकि आपको बचपन में पढ़ाया होगा, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब रहते हैं हमारी शरीर में। इसी तरह इन सब एटम्स के पास अपनी खुद की स्वयं की एनर्जी होती है। हाँ, एक्साइट करने के बाद बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो वो एनर्जी यूज कर लेगा। और बोलो, और पूछो भाई। I5 वाले भैया, यार तू तो दिल पे ले लिया देने का। ऐसे लगा ऐसे ब्रेकअप हो गया तेरा। हद है। अबे एक डाउट पूछा, गलत पूछ लिया, हो गई बात खत्म। इतना सीरियस क्यों है? कुछ भी पूछ एक और। ये बोल के ऑक्सीजन है कि नहीं है पहले बताओ। पूछ ले, बोल बोल। ये मुझे ऑक्सीजन है कि नहीं है? OF6 है ही नहीं तो उसका नाम क्या होगा? तो बता दिया ना आंसर, तो खुश रहना। अब तो खुश।
बात वो नहीं थी, बात ये थी कि डाउट भी तेने वही पूछा वापस। मैंने बोला कि ऑक्सीजन का नाम, ये पूछ ले कि ऑक्सीजन इसका नाम क्या, वो नहीं पूछा तेने कि जो है, इसलिए पूछा OH6 का नाम बताओ। मतलब मैंने जो कहा वो नहीं पूछना था तेरे को, दिल पे ले लिया इसने। अब कल क्या हाँ, लेकिन है ना, कहने में और दिखने में अंतर होता है ना। अभी तो है जैसे तेरे को तो दिख रहा है बिल्कुल कि कोई दिक्कत नहीं है, कहला कुछ उसके में नहीं दिख रहा, उसके में भी दिख रहा था भाई के में, बेचारे को कुछ भी कह दिया कोई टेंशन नहीं है, उसको पता है बेइज्जती नहीं कर रहे। इसको लग रहा है, इसकी शक्ल देखो आप, इसकी शक्ल तो इसने ऐसी बना ली जैसे पैसे छीन के भाग गए कोई। कहने में समझने में दोनों में एक जैसे एक्सप्रेशन होने चाहिए, क्योंकि दिल और दिमाग अलग अलग काम कर रहा है। वो नहीं होना, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, दिल कुछ और कह रहा होता है, दिमाग कुछ और। इस उम्र में यही तो प्रॉब्लम है, सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं हो पाता और परेशान हो जाते। दिमाग कहता है पढ़ लो, ये क्या कहता है वो आप ही को पता होगा। कोवेलेंसी समझ में आ रही बेटा? सामने देखो भैया, पीछे वाले भैया। आज ड्रॉपर बैच में क्या हुआ, एक बालक जो है ऐसे ही बैठा था, अभी सुबह की बात है। आपको लगता है सर मजाक कर रहे थे, लेकिन सत्य है ये बिल्कुल। हम बस स्वीकारते नहीं है, स्वीकार भी नहीं सकते, हमारा कल्चर ही ऐसा है। अब बाबूजी को ये थोड़ी बोलेंगे बाबूजी पढ़ाई नहीं हो रहा, पिताजी ने कहा पढ़ते क्यों नहीं, बोला नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा बाबूजी? वो समझ में नहीं आता, लेक्चर छूट जाता। अब ये थोड़ी बोलेंगे सर काहे छूट जाता है, अब ये थोड़ी बताएंगे कि समझ में काहे नहीं आता है। अब ये थोड़ी बताएंगे बेचारा टीचर समझा रहा होता है और ख्यालों में हम खोए हुए होते हैं। ये थोड़ी बताने वाले, ये थोड़ी बताएंगे कि नेट डेटा खत्म हो जाता है, वो लेक्चर देखने में खत्म होता है। ये थोड़ी बताएंगे कि कहाँ खत्म होता है। इमेजिन करो कि बता दिए, तो अगले दिन कहा होगा तुमको भी पता है, ऊंटा पे लटके भी लोगे। समझ रहे हो? 10 दिन तक लटका के रखेंगे बाबूजी, हाथ पाँव बांध देंगे तुम्हारा। प्रॉब्लम है, नहीं बता सकते, दिक्कत ये है। नहीं सच यही है, यही तो प्रॉब्लम है। आपको दिक्कत क्या है बताए, भगवान बहुत चालाक है। भगवान ने, आप सोचो ये सारी चीजें अभी क्यों बनाई, ताकि आप लोग उसे मानो। अल्टीमेटली क्या होता है, भगवान बचा ले, बर्बाद हो गया, 11th खराब हो गया, बैकलॉग क्रिएट हो गया, क्यों मैंने बात की इतनी देर तक, नहीं करना था मुझे, क्यों हुआ ये ऐसा। कसम भी खा लेते हैं हम भगवान की, सिर्फ 10 मिनट ओनली पढ़ाई की बात, ये होता कुछ नहीं है। समझ बात, अल्टीमेट दोष भगवान को ही है, और सच्चाई है भगवान को ही है। पूछो क्यों, IT 10वीं में बनवा देता, फोड़ देते अपन, फोड़ देते। आज भाई बैठा हुआ था यहीं पे, वो उसका नाम था प्रियांशु, प्रियभांशु, पता नहीं क्या नाम, जानते हो उसको? लीड ड्रॉपर बैच के भैया, हो सकता है आपके हॉस्टल में मिल जाए तो बताना, आपकी कहानी सुनाई थी आज। यहाँ बैठे, अब नीचे यूं देखा उन्होंने, मैं पकड़ लेता हूँ खट से, यूं देखते, मैंने कहा लिख कॉल यू लेटर, आई एम इन क्लास, डिस्टर्ब। बोले नहीं सर मम्मी का फोन था। मैंने कहा हाँ मुझे पता है मम्मी का ही था, इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा, बोल दे नहीं तो मम्मी फिर फोन करेगी। बोले नहीं सर, सर आप ऐसा मत सोचिए सर। मैंने कहा देख अब मेरे से पंगा मत ले यार। मैंने कहा ला चल मेरे को तो मैं दे देता हूँ, ठीक है। पड़ोसी बैठा था, मैंने कहा एक काम कर, देख सबसे पहला वाला नंबर जो इसने काटा है अभी मम्मी का ही होगा। बोला हाँ सर, देख बगला देख, मत देखो सर, नाम से सेव, किस नाम से सेव है, नाम भी नहीं बता पाता मैं आपको, रहने दो सर। अरे पता है नहीं उसने, मैंने पूछा, मैंने कहा नाम तो बता दे। मैंने ये भी पूछा यहाँ है वहां है, वहां है या पुराना है, कुछ तो बताओ।
भाई एक तो स्कूल से ही होता है, बताया था ना मैंने, मम्मी 1 मम्मी 2 मम्मी 3, कल ही बताया था और आज ही हो गया, सुबह ही हो गया। सोचो आप, तब उसको बोला तो फिर शर्मा गया वो, बहुत शर्मा गया बेचारा, फंस गया। एक तो क्या आगे बैठा था, पीछे बैठा होता तो भी इज्जत बचती। और बगल वाला दोस्त उसका बहुत चालाक, अब उसे ब्लैकमेल करेगा। तो ये मैं समझाना चाहता हूं कि सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, हमें हमारी इस उम्र में यही समझ में नहीं आता करना क्या है। हम लोग क्या बहुत चालाक नहीं है, बस चालाकी नहीं है, बहुत भोले हैं। भोले पता है कैसे, ये सब हो गया, टाइम वेस्ट हो गया ना, तो फिर पता है कि टाइम वेस्ट करते हैं, ये तो ठीक है, तो उस टाइम वेस्ट के अलावा जो सोच सोच के और टाइम वेस्ट करते हैं वो भी कर लेते हैं, इतने भोले। भाई 2 घंटे खराब हो गए बात करने में, हमने प्लान किया था कि आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर लूंगा, अचानक फोन आता है, उठा लिया, मजबूरी है, बात किया, 2 घंटे खर्च हो गए। अब नींद आ रही है, सो गए, अब सुबह उठ के आए, पता लगा होमवर्क था। अब जो गिल्ट आया वो क्या आया, होमवर्क कंप्लीट करना ये नहीं आया, वो गिल्ट ये आया कि होमवर्क वेस्ट कर दिया मैंने। तो आपको गिल्ट नहीं पालना है किसी भी चीज का, समझ रहे हो? तो ये इन सब चक्करों में मत पड़ो अभी, मतलब ये सब ठीक है, मतलब खत्म बस। आप समझ रहे बात हो, इतना ही, मतलब जैसे ये इतना टेंशन ले रहा था ना, ये मुझे टेंशन है बस, किस चीजों की इतनी टेंशन नहीं लेनी है। अरे किसी ने कह दिया था, कह दिया, ये निकाल दिया, क्या है? नहीं समझे बात को, दोस्त ने साला ये कह दिया, मेरे टीचर ने ये कह दिया, वो घबरा गया, मैंने ऐसा डाउट क्यों, अब ये ईगो पे ले लिया, मैंने ऐसा डाउट कैसे पूछ लिया। तो क्यों नहीं पूछ सकता, तू कलेक्टर है, तू सब पूछ सकते हैं। कोई तो अभी वहां क्या लिखा था पता है, वो चैट बॉक्स में, ये सीएल ही है ना। अब मैं क्या जवाब दूं? हाँ, मैं भी बोलता सीएल ही है, लेकिन मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी, मैं भी ईगो पे ले लेता, मैं भी तो ईगो पे लेता ना कि ये पूछ रहा कि ये सीएल ही है क्या। जिगर है ना मेरे अंदर, टेंशन ही नहीं ली मैंने, कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको भी सिखा दूंगा इनऑर्गेनिक। ऐसे अपने अंदर रखा करो, टेंशन मत लिया, बहुत टेंशन लेते हो, छोटे छोटे बच्चे फालतू परेशान होते हो, खुश रहा करो, मस्त रहा करो बस। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सवाल करते हैं वापस। NCl5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब सवाल को चेंज करके पूछ रहा वो, क्या ये एग्जिस्ट करेंगे PCl3 क्यों? फॉस्फोरस, क्या ये एक्साइट कर सकता है? हाँ, कर सकता है। हाँ। पांच बना सकता है, ये भी एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट करेगा। एक और बताना, SF2, SF4 और SF6, ये कर सकता है? हाँ, यार कॉन्फिडेंस लेवल तो मुझे लग रहा है ज्यादा नहीं बढ़ गया, ये सच में आ रहा है सवाल? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है अभी, कितने बाउंड बना सकता है, क्या और एक्साइट कर सकते हैं? देखो जरा, बना सकता है क्या 6, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल है, तो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं सारे, ठीक है। हाँ बोलो, आएगा अभी, वो भी बताएंगे, लिखो पहले, नोट करो इसको।
जी कार्तिक, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं बॉन्ड बनाने वाले एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम हो गई अमन कुमार, बताओ फटाफट। क्यों? क्यों? 300 यहाँ से 300 यहाँ से। आपके हॉस्टल में जो ये ड्रॉपर वाले भैया नहीं रहते, 12th वाले? आज से तो पूरा माहौल बना देना ड्रॉपर वाले। सर पकड़ लिए थे भैया, क्या हुआ, कौन है जरा बताओ तो। अबे यार नाम पूरा मत पूछे, पीछे थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। बस ये बोलना पकड़, वो फिर वो बता देगा। V11 वाला बैच है, याद रखना। कौन सा? हाँ। तो तुम लोग कहाँ रहते हो सब लोग फिर? द्रोणा में कितने रहते हैं? अरे बाप रे, पूरा भरा हुआ है फुल। तो तुम्हारे है? नाम नहीं, नाम नहीं। नहीं, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट नाम बोला है, मिलता जुलता बोला है बस, ताकि कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। आगे बढ़े बेटा, ऐसा नहीं भैया पे हंस रहे हो, चिंता मत करो, तुम्हें पकड़ूंगा किसी दिन। ज्यादा हंस रहे हो ना, कभी तुम भी पकड़े जाओगे, इसलिए गलती से भी मोबाइल के हाथ मत लगाना। हाँ, अभी डाउट एक बच्चे का बताना है मेरे को, लिख लिया। अब एक डाउट आपको आएगा, जैसे देखो ध्यान से सुनना, जैसे आपको एक डाउट क्या आता है कि सर 3D की एनर्जी ज्यादा की 4S की। अभी जो समझा ना आप लोगों ने, अगर ये बिहार में समझा रहे होते तो एक बिहारी खड़ा होता, बोला कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो, और क्यों इस एक्साइटेशन के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो। हम बोलते हैं बिहारी का हो गया, पगला गए हो? बोला हाँ पगला गए हैं। हम बोले क्यों? अरे बोले पगला है नहीं तो क्या करे, कुछ भी पढ़ा रहे हो मर्जी से। हम बोले का मर्जी से पढ़ा दिए? बोले हम पढ़े थे 3D का एनर्जी ज्यादा होता है 4S से, हमें पढ़ाए थे अभी पिछले वाले सर, और आप कुछ भी पढ़ा रहे, कैसे मान लेंगे? तो मैंने कहा 3D की एनर्जी 4S से ज्यादा थी, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत? हम बोले हाँ। अरे दिक्कत कैसे नहीं है, अगर ये 3D हटा के यहाँ 4S लिखे होते तो आप बोले थे कि यहां से एक्साइटेशन नहीं हो सकता बेटा, सेल अलग है।
अलग सलवा होगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगा तो एक्साइटेशन नहीं होगा। हम बोले हाँ, तो काहे चिल्ला रहे इतना? और बोला चिल्ला रहे तो क्या करें, अगर फोरस का एनर्जी ज्यादा होगा, फोरस में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो इधर लिखा हुआ 3D का एनर्जी तो फोरस से भी ज्यादा होगा। तो आप ये 3D में एक्साइट कर रहे हो, और इसका मतलब ये निकल रहा है कि 3D का एनर्जी तो और ज्यादा होगा, तो इसके अंदर एक्साइटेशन की एनर्जी और ज्यादा लगेगा। और ज्यादा लगेगा तो एक्साइटेशन क्यों होगा? कैसे बना दिए इतना सारा मॉलिक्यूल हुआ? कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हैं और कहे इस एक्साइटेशन के नाम पे हमें बुढ़वे बना रहे हैं? बिहारी रॉक्स, दुनिया शॉक्स। हम बोले बिहारी बैठो भाई बैठो, ठंडा पानी दो उसको यार, यही का कहीं का और का गुस्सा हम पे काहे निकाल रहे हो? बात कर लेना साला, 2 घंटा मत पढ़ना यार। घर का गुस्सा हम पे काहे निकाल रहे हो? वहां कुछ बोला नहीं जाता साला, सारा गुस्सा यही बोल दोगे क्या? बिहारी बोला सर डिस्ट्रैक्ट मत करिए, आप फोकस करिए डाउट पे। आप बात पलटने का कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं पलटेंगे। और एक बात बता दे, गंगा भैया की कसम, हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ आईटी को अपना माने है बस। आईटी के अलावा कुछ नहीं दिखता हमको। आप कितना भी हमको भटकाएंगे, हम नहीं भटकेंगे। ये सवाल है, डाउट है, पूछ के ही जाएंगे। एक बिहारी 100 पे भारी, और ये बिहारी पूरी क्लास पे भारी। इसीलिए बोलते हैं साला बिहारी रॉक्स, दुनिया सॉक्स। अब ये क्या हो गया बे? सही बात है। हाँ तो ए भैया चिल्लाने से समझ, सवाल समझ में आया बिहारी का? कईयों को तो समझ भी नहीं आया, उन्हें कि ये समझ आया वो बिहारी ने कुछ पूछा है। कई बार नहीं आता क्लास में, कोई टॉपर कुछ पूछ लेता है तो ये लगता है हाँ कुछ पूछा तो है, जो सर को दिक्कत दे रहा है, पूछ कर है ये समझ में नहीं, हाई लेवल का है, करने दीजिए। वो कभी स्कूल वगैरह में कहीं बहुत बार होता है। अरे कभी डाउट में वहां खड़े हो जाते हैं, सर डाउट पूछ रहे होते हैं, कोई टॉपर भैया पूछ रहा था, सर ही बताएगा, हम ऐसे जाके देख लेते हैं, सर बता रहे देखो इसमें से, बगल वाला होता क्या बता, तो नहीं समझ में चाहो, लगता है नहीं लगता अपने को, अपना उसका नहीं, छोड़ो। देखो इधर ध्यान से, अब ये क्या है, बिल्कुल सही बात है कि 3D की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है N+L रूल से। लेकिन आपको एक चीज नहीं बताई गई, वो ये कि N+L रूल जो होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल पर लगता है। वैकेंट ऑर्बिटल यानी कि बिफोर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन भरने से पहले, जब एक बार इलेक्ट्रॉन भर दिया और एटम बन गया, यानी कि आफ्टर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आफ्टर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल जो होती है, ये DEC मतलब डिसाइडेड बाय एन, शेल से डिसाइड होती है। अब शेल किसका ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन तो भर चुका, एटम बन चुका, फास्फोरस एटम की बात कर रहे हो, तो एटम की एनर्जी किससे डिसाइड होगी, शेल, शेल से डिसाइड होगी। तो अब 3D और 4s में से 3D की एनर्जी ही कम होगी, 4s की नहीं होगी, 4s तो बाहर आएगा। इसी वजह से नोटिस करिएगा, अब आप देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको मैं सिखा देता हूं यहीं पे, आपके लिए सिर्फ इधर लिखूंगा। जब हम जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1:2:2p6 3:3p6, अच्छा कैमरा नहीं आता, ओके, 1:2:2p6 3:3p6, अब 4s2 3d10। कुछ याद है 11th क्लास 10th क्लास, जिसके अंदर हम क्या करते थे, 1s2 2s2 2p6 3:3p6, फिर इसके बाद 3d को जमा लेते थे, फिर 4s2 लिखते थे, फिर आपको कहा जाता था जिंक +2 का लिखो,
तो ये 1s2 आता था, 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, फिर 3d10 4s0। अब देखो, आप याद करो पुराना बात, जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले 4s में भरेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब भी 4s में से निकालेंगे। 4s में इसलिए भरे थे क्योंकि एनर्जी कम थी, और 4s से इसलिए निकाल रहे हैं कि आउटर सेल है, ऐसे पढ़ाते थे। अब एक लॉजिक आपने लगाया ही नहीं, अगर लगाते तो कॉन्फ़िगरेशन समझ ही नहीं पाते। क्या आउटर सेल तो वो होता है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, दूर। तो यही डाउट तो वहीं आ जाता कि अगर 4s से निकाल रहा तो 4s तो दूर है तो ज्यादा एनर्जी है, जिसकी ज्यादा एनर्जी है तो फिर इसमें पहले क्यों भर रहे हो? भरते समय तो बोल रहे हो कम एनर्जी है, निकालते समय बोल रहे हो ज्यादा एनर्जी है, ऐसा क्यों? अब बताओ आंसर। क्योंकि भरते समय तो n+l रूल से चले, जिससे कि इसकी एनर्जी कम थी तो भर दिया, भरते ही एटम बन गया। एटम बनते एनर्जी डिसाइड किससे होगी? n। और जब आप एक कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो रूल क्या है? पहले एटम का लिखो, फिर उसके आउटर सेल से निकालो। तो जब आप एटम बना दोगे जिंक, तो जिंक एटम के अंदर तो 4s की एनर्जी ज्यादा हुई ना, क्योंकि उसकी एनर्जी किससे डिसाइड हो रही है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। किससे? नहीं आया समझ में, नोट कर लो इसको। लिख लो आराम से, फिर डाउट पूछना है ना। लिख लिया? एक बार और समझ लो आराम से, धीरे से। जब हम इस तरह से एक्साइट कर रहे थे तो हमें यहाँ 3D में एक्साइट किया था, 4s में मना किया। हमने क्या मना किया? 4s में मत करो। क्या मना किया? तो एक डाउट आया कि जब हम लिखते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 3D की एनर्जी ज्यादा बोलते थे 4s से। तो एक डाउट ये मन में आ सकता था कि यार 4s में हम नहीं करते क्योंकि 4s नेक्स्ट शेल होता है, और नेक्स्ट शेल में अगर एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल 4s में अगर ज्यादा चाहिए तो 3D में तो उससे ज्यादा चाहिए। तो जब 4s में ले जाने से बॉन्ड नहीं बन रहा तो 3D में भी नहीं बनने चाहिए थे, तो ये PCl5 नहीं बनना चाहिए था। लॉजिक ये कह रहा था, समझ में आया लॉजिक? हाँ तो बोलो। अरे लॉजिक। लेकिन अब हमने क्या बताया कि आपका लॉजिक गलत इसलिए है कि आप जो 3D को मान के बैठे हो ना कि 4s से ज्यादा है, वो तब तक ज्यादा है जब तक आपने इलेक्ट्रॉन भरे नहीं है, इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए, खाली ऑर्बिटल्स हैं अभी।
और ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो कौन सा रूल बताता है? N+L रूल, अफबाउ प्रिंसिपल। कौन सा था? वो ये कहता है कि जिसके लिए N+L की वैल्यू ज्यादा आती है उसकी एनर्जी ज्यादा आती है। तो आपको पता होना चाहिए। तो 5 वैल्यू आएगी इसकी, तो ये ज्यादा है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी बताया कि ये सिर्फ तब तक जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हुए। नीचे आओ, आफ्टर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब एक बार इलेक्ट्रॉन भर दिए तो क्या बन गया? वो एटम। और उस एटम की जो एनर्जी होगी वो किससे डिसाइड होगी? एटम की जो एनर्जी होगी वो किससे डिसाइड होगी? तो यानी कि जब आप n से डिसाइड करोगे तो 3D और 4s में से n किसका ज्यादा? 4s का। तो क्या 4s की एनर्जी ज्यादा, इसलिए यहां पर 4s नहीं, पहले 3D लिखा हुआ है। और 3D में एक्साइटअप हो सकता है। नहीं आया समझ? पक्का? अब जिसको डाउट हो वो पूछो। हाँ, शेल दूर होते जाएंगे ना, फोर्थ शेल तो न्यूक्लियस से दूर होगा। तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा ना, -13.6 इंटू 10, ऐसे उस फॉर्मूले से n ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। बोर ही तो है ये भी। ये कौन है? तो सारे एटम बोर ही होते हैं, एनर्जी बोर से निकलती है सारे एटम्स की। दो बॉन्ड बना रहा है, 4 बना रहा है यहाँ से, 6 बना रहा है यहाँ से, ठीक है। और कोई डाउट? जिंक+2 में क्या समझाया था? इधर देखो, 1 मिनट, 2 मिनट चुप रहो। जब आपने जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा तो ऐसे भरते हैं कि पहले 4s में जाता है फिर 3D में। लेकिन जब मैं जिंक+2 का बनाऊंगा तो ये कहा जाता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन भर रहे होते तो इसकी एनर्जी ज्यादा थी या कम थी? इसकी ज्यादा थी। पर अब जिंक+2 जब बनाऊंगा तो जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो जिंक में तो इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं तो एनर्जी चेंज हो गई, ये दूर आ गया। तो जो दूर होता है उसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो जब जिंक+2 बनाऊंगा तो 4s से निकला ना इलेक्ट्रॉन। तो क्यों डी ऑर्बिट, डी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन भरते समय भी 4s में पहले जाता है और निकालते समय भी 4s से ही निकालते हैं? ये समझ आया क्या? भरते समय भी 4s में और निकालते समय भी 4s में। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।